Hello, beta. I am your biology educator Pragati Singh and I welcome you all on the online platform of Mentors. तो अभी क्या है, आपके एग्जाम 7th मई को हैं. हार्डली ऑन एन एवरेज आपके पास 25 डेज बचते हैं, क्योंकि जो मई के 7 दिन है ना, 6 दिन है ना, वो इतने एफिशिएंट नहीं होंगे. तो ऑन एन एवरेज बेटा अगर 2 दिन भी निकाल लो मई की, तो आपके पास 25 डेज बचते हैं. अब बेटा इन 25 डेज में क्या होता है, सबसे पहले तो नंबर ऑफ डेज सोच के आप पैनिक होना स्टार्ट हो जाते हो. कहाँ से स्टार्ट करूं क्या ना करूं, ये समझ में नहीं आता है कि क्या करना है. पैनिक हो जाते हो. तो बेटा पैनिक आपको नहीं होना है, ठीक है. तो पैनिक कैसे नहीं होगे, एंजाइटी स्ट्रेस बहुत ही कॉमन है इन लास्ट 25 डेज में. तो बेटा इन 3 चीजों को हम कैसे इग्नोर करें, ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है. क्योंकि अगर आपने अपना टारगेट जो फिक्स किया है वो कंप्लीट करते रहते हो, तो पैनिक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता. क्योंकि जैसे मान लो तुम्हें जो करना है, तुमने आज वो टारगेट फिक्स किया और अगर तुमने वो सारा काम कल होके कर लिया, तो एक अजीब सी पॉजिटिव थिंकिंग आती है कि मैं कर लूंगा, ठीक है. लेकिन अगर तुमने कल के लिए कोई टारगेट फिक्स किया है और तुमने आज कल उसको कंप्लीट नहीं किया, तो क्या होता है, लगता है कि अरे यार मैंने तो कर ही नहीं पाया मैं तो. फिर क्या होगा ना कि तुम्हें सेल्फ डाउट होगा कि तुमने अपना एक दिन का काम नहीं किया. उस दिन सारा दिन तुम्हारा मूड खराब रहेगा. और जिस दिन तुमने अपने टारगेट को अचीव कर लिया ना, उस दिन तुम बहुत खुश से रहते हो, है ना, हैप्पी गोइंग फेस लेके घूमते हो. तो इसलिए सबसे पहली चीज है कि बेटा आपको अपने काम को पेंडिंग नहीं रखना है. क्योंकि अगर तुम अपने वर्क को पेंडिंग रखते हो ना, तो वो पाइल अप होते जाता है और वही देख के एंजाइटी एंड स्ट्रेस होती है. तो सबसे पहले बेटा आपको इन 25 डेज में रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है. डू और डाई सिचुएशन रखो. 25 डेज को जितना मैक्सिमम यूज कर सकते हो वो करो, है ना. और रिजल्ट के बारे में मत सोचो. अगर रिजल्ट के बारे में सोचोगे तो फिर से स्ट्रेस में आओगे. तो बस 100% पढ़ाई को दो, ठीक है. 15 आवर्स ऑन एन एवरेज, एक दिन में 15 आवर्स पढ़ाई को दो. उसके अलावा सिर्फ आपको बेटा सोना है और खाना खाना है, ठीक है ना. बाकी सारे आवर्स आपको पढ़ाई को देने हैं बस इन 25 डेज में. बेटा फिर तुम देखो, अगर तुम 10 डेज ऐसा कर लेते हो ना, तो क्या होगा, तुम्हें 11th डे से ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यू कैन डू इट, ठीक है ना. तो लेट्स डू इट. 340 प्लस स्कोर करने के लिए बेटा आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हम वो डिस्कस करेंगे आज. सबसे पहले बेटा आपकी एनसीईआरटी एंड जो नोट्स आपने बना के रखे, तो बेटा स्टार्ट आपको यहाँ से करना है. देखो अभी तुमने जो पूरे साल पढ़ा है ना, वो तुम्हें स्कैटर्ड सा दिख रहा है, तो उसको रैप अप करने की कोशिश करो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कैसे होगा, चैप्टर डिसाइड कर लो, ठीक है. चैप्टर डिसाइड कर लो. बायोलॉजी की 11th से एक उठाओ, 12th से एक उठाओ, यूनिट भी उठा सकते हो. 11th की एक यूनिट ले लो, 12th की एक यूनिट ले लो, ठीक है. अब क्या करो, तुम स्टार्टिंग से जो तुमने नोट्स बना के रखे हैं ना, पहले उसको रीड करो, देन उस चैप्टर को एनसीईआरटी से रीड करो. क्योंकि नोट्स तुमने बहुत डिटेल वे में बनाए होते हैं, तो एक बार अगर नोट्स पढ़ लो ना, तो पूरी चैप्टर रिकॉल हो जाती है, ठीक है ना. तो पहले नोट्स करो, देन बेटा एनसीईआरटी पढ़ो पूरी उस चैप्टर को, ठीक है. जब तक कि तुम्हें ना लगे कि तुम्हारा पूरा कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है, तब तक एनसीईआरटी रीड करो. और हाँ, जब तुमने एनसीईआरटी रीड कर ली, तो तुम ना रिकॉल करने की कोशिश करो. रिकॉल टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर तुम उस चैप्टर को रिकॉल कर पा रहे हो पढ़ने के बाद बिना देखे, दैट मीन्स वो चैप्टर तुम्हारा हो चुका है. तो रिकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. चैप्टर पढ़ने के बाद आप उसको रिकॉल करो जो तुमने पढ़ा है. तो ये आपको करनी है बेटा, एनसीईआरटी करनी है एंड प्रीवियस ईयर नोट्स करने हैं, ठीक है. 11th और 12th की एनसीईआरटी करो विद योर प्रीवियस जो तुमने नोट्स बना के रखे हैं उसको करो, ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्या है, तुम एग्जाम को कैसे हैंडल कर रहे हो. आपके पास ओवरऑल 200 मिनट्स होते हैं और 180 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं. तो बेटा 200 मिनट्स में 180 क्वेश्चंस को करना, ये तभी हो पाएगा जब आपने मॉक टेस्ट लगाए हुए हैं विद इन टाइम लिमिट. तो टाइम लिमिट के अंदर बेटा आपको 180 क्वेश्चंस करने होते हैं 200 मिनट्स के अंदर. अब बेटा तो टाइम कैसे मैनेज करोगे, तो बेटा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. आपको क्या करना है, स्टॉप वॉच के साथ टाइम देख के विद इन टाइम लिमिट आपको 180 क्वेश्चन करना है. क्योंकि 3 घंटे बैठने की आदत भी होनी चाहिए. अगर आपकी प्रैक्टिस में नहीं है कंटिन्यू 3 आवर्स बैठ के पेपर करने की, तो आप 1 घंटे के बाद एग्जामिनेशन हॉल में सैचुरेट हो जाओगे. तो फिर कैसे एफिशिएंटली तुम पेपर को कर पाओगे. और जब तुमने पेपर किया ही नहीं अच्छे से, तो कोई मतलब नहीं था इतनी मेहनत करने की. पूरे साल जो तुमने 2 साल पढ़ाई की, उस तो पूरा इन वेन हो गया.
तो बेटा आपको 200 मिनट्स को बहुत ही एफिशिएंटली यूज करना है। अब अगर हम बायो की बात करें बेटा, तो आप 40 टू 45 मिनट्स में कोशिश करो बायो के सारे क्वेश्चंस लगाने के, प्लस ओएमआर शीट भी आपको इतने ही टाइम लिमिट में फिल कर, ठीक है बेटा। तो एग्जाम में आप ऐसा करोगे तो आप 340 प्लस स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपके पास और बाकी मतलब आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी टाइम मिल जाता है ना बेटा, तो स्कोर आपका अपने आप से 600 प्लस तक जा सकता है। तो बायो को बेटा आपको 40 टू 45 मिनट्स देना है, ताकि आप दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी टाइम दे सके। अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी रिवीजन की, तो बेटा एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। लाइंस में अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो अपने सीनियर से पूछो या फिर अपने सर से पूछो, ठीक है। या फिर बेटा वन शॉट वीडियो आप रेफर कर सकते हो। अभी मेंटर्स एडुसर्व के आप प्लेलिस्ट में चेक करोगे तो आपको बायोलॉजी के वन शॉट वीडियो मिलेंगे, तो वन शॉट वीडियो रेफर करो, उसके साथ एनसीईआरटी लेकर बैठो। जहां पर जो लाइन नहीं समझ में आ रही है उनको वहां पर एक्सप्लेनेशन के साथ लिखो, वहां पर कंक्लूसिव पॉइंट लिखो। बहुत सारे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हैवॉक क्रिएट करता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में ही उसके कंक्लूसिव पॉइंट लिख लो, ताकि जब भी उस चैप्टर को रीड करो तो उसका कंक्लूजन तुम देख सको, ठीक है ना, जिससे आपको रिवाइज करने में कम टाइम लगेगा। एनसीईआरटी बेटा बार बार पढ़नी है आपको, ताकि आप लास्ट मोमेंट पे 2 दिन में पूरी एनसीईआरटी पढ़ लो। तो वन शॉट अगर रेफर करोगे अभी, तो क्या होता है, आपको एक चैप्टर 2 घंटे में पढ़ने की आदत हो जाती है। तो इस तरह से आप एक चैप्टर को 2 घंटे में करने की कोशिश करो, करना ही पड़ेगा, और उसके साथ पीवाईक्यूज भी लगाओ। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो एनसीईआरटी पढ़नी है आपको एंड पीवाईक्यूज लगाने हैं। और क्या करना है बेटा, शॉर्ट नोट्स जो बनाए हैं उसको रेफर करो। चार्ट, फ्लो चार्ट बना के अगर एनसीईआरटी रीड कर रहे हो तो लिखने की प्रैक्टिस भी रखो, साथ में लिखो एंड देन पढ़ो। उससे क्या होता है, वो तुम्हें ज्यादा देर तक इम्प्रिंट रहता है तुम्हारे माइंड पे। फ्लो चार्ट अगर तुम बना के कर रहे हो, जैसे हार्मोन्स, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के चैप्टर्स में हार्मोन्स के लिए तुम फ्लो चार्ट बना के कर रहे हो, तो वो बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी आती है फ्लो डायग्राम से। तो बेटा फ्लो डायग्राम का यूज कर सकते हो। जो भी चैप्टर्स तुमको चैलेंजिंग लगते हैं एग्जाम्पल्स लर्न करने के लिए, लाइक प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, उनके एग्जाम्पल्स बेटा एक जगह सारे लिख लो और उनको बार बार रिवाइज करो। इससे क्या हो जाएगा, तुम्हें वो चीजें याद हो जाएंगी, तुम बार बार देखोगे तो, ठीक है ना। तो ये काम करो आप, है ना। नेक्स्ट क्या है बेटा, जो भी तुम फॉरगेटेबल पॉइंट्स है एनसीईआरटी में, जो भी फॉरगेटेबल पॉइंट्स है उनको भी, जो एग्जाम्पल्स वाली तुमने नोटबुक बनाई है ना, वहीं पर नोट करो फॉरगेटेबल पॉइंट्स को। तो क्योंकि जो चीजें तुम्हें याद है वो तो तुम्हें याद है, वो तो तुम्हारी है, बट जो तुम भूल जाते हो उसको बार बार रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो फॉरगेटेबल पॉइंट्स को बार बार देखो। अब ये चीजें बार बार एनसीईआरटी पढ़ो, बार बार एनसीईआरटी पढ़ो, ऐसा क्यों बोलते बेटा, क्योंकि बायोलॉजी बहुत वोलेटाइल है। अगर तुमने 2 दिन बायोलॉजी छोड़ दिया ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि बायोलॉजी तुम्हें याद ही नहीं है। तो इसलिए फ्रीक्वेंट रिविजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इन बायोलॉजी। नेक्स्ट बेटा आपको बता दिया एनसीईआरटी के डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन करो जब एनसीईआरटी से, तो डायग्राम को देखते चलो। डायग्राम से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, फेवरेट क्वेश्चंस है एनटीए वालों। बेटा आपको फिर एग्जाम में सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं। सिली मिस्टेक कैसे अवॉइड करोगे, क्वेश्चन को पढ़ो और उनके चारों ऑप्शंस को पढ़ो। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद चारों ऑप्शंस को देखो, देन आंसर टिक करना है। ये नहीं कि फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा और लग रहा है यही है और उसी में टिक लगा दिया। पहले चारों ऑप्शन आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। इससे आप सिली मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हो। करेक्ट इनकरेक्ट जो भी ऊपर स्टेटमेंट में लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो करेक्ट को तुम सर्कल कर लो, जिससे तुम्हें ये चीज हाईलाइट होती रहे कि भाई करेक्ट, हमें करेक्ट को बबल करना है, इनकरेक्ट को नहीं। तो ये चीजें तुम कर सकते हो बेटा। नेक्स्ट क्या कर सकते हो, तुम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हो। जो ऑप्शन तुम्हें लगता है कि ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, उसके आगे क्रॉस लगा दो। तो इससे क्या प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, आपके ना क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो। और टाइम मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे। नेक्स्ट इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 70 to 80% क्वेश्चंस बेटा प्रीवियस ईयर से कंसेप्ट तो मैच होते हैं, ठीक है ना। 70 to 80% क्वेश्चन, क्योंकि क्या होता है बेटा, प्रीवियस ईयर एनटीए वालों ने बनाया हुआ है, ठीक है। तो जब आप प्रीवियस ईयर करते हो ना, तो तुम एग्जामिनर के माइंड में जाके देख सकते हो कि वो क्वेश्चंस कहाँ से उठा रहा है, कंसेप्ट्स कहाँ से उठा रहा है। इसलिए पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता चलता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में पता चलता है। अब पीवाईक्यू जब करा, तो जो क्वेश्चंस लग रहे हैं तुमसे वो तो लग रहे हैं, ठीक है। उसमें सारे तुम जो एक बार में हो रहे हैं ना, उसमें सिंगल टिक लगा लो, ठीक है। जो क्वेश्चंस में थोड़ा सा कंफ्यूज हो उसमें सर्कल कर लो, और जो क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहे उनको क्रॉस कर लो। अब क्या है,
जब तुम रिवाइज करोगे तो जो क्वेश्चन तुमसे पहले लग चुके हैं ना बेटा, वो अभी भी लगेंगे, तो उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो राउंड वाले सर्कल वाले क्वेश्चंस हैं और जिसमें क्रॉस करा हुआ है उसमें आपको टाइम देना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन हर बुक में होती है, तो एक्सप्लेनेशन देखो, देन जाके एनसीईआरटी रेफर करो, वो पूरी पैराग्राफ पढ़ो जहां पर भी एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन देके रखा है। ठीक है, इससे क्या होगा बेटा, क्लैरिटी आएगी और बाकी चीजें भी आपको पता लग जाएंगी, क्योंकि एनडीए वालों का वो फेवरेट साइट है। जैसे रास है बेटा, रास से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटा रास अगर तुम पूरी एनसीईआरटी की पढ़ लोगे ना उसी टाइम, तो क्या होता है, रास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो तुम्हारे 100% हो जाएंगे। बेटा क्वेश्चंस इजी ही रहते हैं, ठीक है ना, ये चीज दिमाग से निकाल दो कि क्वेश्चन बहुत टफ होगा, क्योंकि कट ऑफ हाई है तो क्वेश्चंस इजी रहते हैं। तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम कर लोगे। ठीक है, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बेटा हमको प्रिपेयर करना है और चैप्टर्स कंप्लीट करना है। तो पीवाईक्यू बेटा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बेटा क्या करना है, आपको इतना करो, ठीक है, 340 प्लस बायोलॉजी में आराम से हो जाएंगे। एनसीईआरटी करो, पीवाईक्यूज लगाओ और अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो। डेविएट बेटा बिल्कुल नहीं होना है इस टाइम पे, ठीक है। आपको मोटिवेट करेगा कौन, तो आप खुद अपने आप को मोटिवेट करोगे, है ना। सेल्फ कंपटीशन करो। जब अभी तुमने मॉक टेस्ट लगाया तो मान लो तुमको बायोलॉजी में 250 आ रहे, तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करो बेटा 270 स्कोर करने का। सेल्फ कंपटीशन है ना, अपने आप से कंपटीशन रखो, अपने मार्क्स को बढ़ाने की कोशिश करो, एंड ग्रेजुअली आपको पता लगेगा ना कि तुम 250 से 350 तक पहुंच चुके हो। तो बेटा ये चीजें होंगी कैसे, डेविएट नहीं होना है, ठीक है, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, एनसीईआरटी करनी है, पीवाईक्यूज लगाने हैं और एग्जाम में क्वेश्चंस अच्छे से अप्रोच करोगे, ठीक है ना, बहुत स्मार्टली करोगे, कंफ्यूज नहीं होगे, सिली मिस्टेक नहीं करोगे। इतना करोगे बेटा 340 प्लस बायोलॉजी में आपके 100% आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मिलते हैं नए स्ट्रैटेजी वीडियो के साथ। बाय बाय।